सुप्रभात। आज हम क्लास 12 आरोप पुस्तक से नमक कहानी के बारे में समझते हैं। नमक कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जैन। आपका जन्म 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। आपकी मृत्यु 1979 में हुई थी। आपका एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है जर्द गुलाब। जर्द गुलाब ये आपका उर्दू में एक कहानी संग्रह है। ये आपका एक कहानी संग्रह है। आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है। आपको जो पुरस्कार मिला है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, और उर्दू अकादमी भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। आप आधुनिक उर्दू कथा में यानी उर्दू कहानी में साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने उर्दू से संबंधित भाषा से संबंधित बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। आपकी भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है। सहज सरल और मुहावरेदार आपकी भाषा है, भाषा शैली आपकी। और आपने समाज की वास्तविक स्थिति और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य आपकी कहानी की विशेषता है। आपने समाज की यथार्थ स्थिति व मानवीय गुणों का सामंजस्य करते हुए आपने कहानियां लिखी हैं। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि ये अध्याय जो है नमक जो है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद की ये कहानी है। ये कहानी लिखी गई है, यानी कि ये कहानी जो है भारत पाक विभाजन के बाद की है और नमक कहानी के माध्यम से उन दो देशों के लोगों के प्रेम को बताया गया है। अब हम इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, रजिया सज्जाद जैन की नमक शीर्षक जो कहानी है भारत पाक विभाजन के बाद की है। ये दोनों तरफ से जो विस्थापित हो गए हैं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान बना तो बहुत सारे भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही रह गए और पाकिस्तान के लोग भारत में ही रह गए। कई बार क्या होता है कि सबसे अधिक पीड़ा जो होती है एक बेटी को होती है। मान लो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, अपनी बेटी की शादी उस समय जब हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ पाकिस्तान में कर दी, और पाकिस्तान वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी भारत में कर दी विभाजन से पहले, लेकिन विभाजन के बाद दोनों वहीं के वहीं रह गए हैं। तो दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिल को टटोलती है मानविक कहानी। इन दोनों के दिल को टटोला गया है। ऐसी एक मानविक कहानी, सुंदर कहानी जो है हमारे सामने है, जो हमारे हृदय को स्पर्श करती है। इस कहानी से अपने प्राय देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है ये कहानी। विस्थापित होकर देखिए इस कहानी से जो विस्थापित होकर आई है एक सफिया, जिसका पूरा परिवार जो है पाकिस्तान में रहता है, लेकिन उसका ससुराल कहाँ है? हिंदुस्तान में। यानी कि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है सफिया है। सफिया जो है उसका ससुराल हिंदुस्तान में है
और परिवार जो है पाकिस्तान में रहता है, वो जो है विस्थापित होकर आई हैं। देखिए, यानी कि विस्थापित होकर जो आई हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिनको स्थापित किया गया है, एक उसके पास में ही एक महिला रहती है, सिख महिला, जो पाकिस्तान, जो लाहौर को अपना वतन बताती है, लाहौर को अपना वतन बताती है। जब सफिया अपने भाइयों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती हैं, तो पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर आई थी, जो विस्थापित होकर जो महिला आई थी, सिख महिला, वो सिख महिला जो है सफिया से कहती है कि मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। कौन सा नमक लाना? लाहौरी नमक। वो सिख महिला, देखिए ये दोनों जो है लखनऊ में रहती हैं और दोनों पड़ोसी हैं, और वो जो सिख महिला है लाहौरी नमक लाने की बात करती हैं और लाहौर को अपना वतन बताती है कि लाहौर मेरा वतन है। सफिया से सौगात के तौर पर वो नमक लाने की फरमाइश करती है, लेकिन पाकिस्तान में तैनात कस्टम अधिकारी, पाकिस्तान में तैनात जो कस्टम अधिकारी जो होता है, किस प्रकार वहां जांच होती है और वो कस्टम अधिकारी जो हैं उस चीज की इजाजत देता है कि आप नमक ले जा सकते हो, और वो अधिकारी कहता है, पाकिस्तान में रहने वाला अधिकारी कहता है, कस्टम अधिकारी कहता है कि दिल्ली मेरा वतन है। जब वो सफिया नमक लेकर हिंदुस्तान में आती है और उस मोहब्बत के पैगाम को चुपकर नहीं ले जाती है, खुले आम ले जाती है, तो जब हिंदुस्तान में तब आती है तो सुनील दास गुप्त नाम का एक कस्टम अधिकारी है और सफिया उसको सारी बात बताती है, और ये सुनील दास गुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। अब देखिए किसका वतन कहाँ पर है। दो देशों के बीच में सीमा खींचने से देश का बंटवारा नहीं होता। आज भी भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय राज्य की नई सीमा, लोग मजहबी आधार पर इधर उधर जा रहे हैं, जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। भले ही वो राजनीतिक रूप से दिखाई दे रहा हो, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है। और नमक जैसी छोटी चीज का सफर इस हार्दिक पहलू को, नमक जैसी छोटी चीज के माध्यम से इस कहानी में सब कुछ बताया गया है कि लाहौर के कस्टम अधिकारी ने कहा, क्या कहा देखिए, जब लाहौर के कस्टम अधिकारी ने सफिया से कहा कि उस सिख महिला को नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा है, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी लाहौर के कस्टम अधिकारी ने ये बात कही थी। क्या कहा था कि सफिया जी, उस सिख महिला को नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोगों के हृदय में प्रेम उमड़ेगा, लोग प्रेम से रहेंगे, एक दिन इस सीमाएं स्वतः ही हट जाएगी। और लेखिका कहती हैं कि एक सवाल मेरे मन में जरूर उठता है। क्या उठता है? क्या धर्म मजहब के आधार पर नहीं सरहदों को आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी नस्ल के प्रति गहरा लगाव है? यानी कि लोग भले ही देखिए धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान बन भी गया हो, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, बन भी गया हो, लेकिन आज भी लोगों को अपनी जन्मस्थली से इतना ही प्यार है। देखिए, जब पाकिस्तान से कोई बड़ा नेता आता है और वो कहता है कि क्या मेरा मकान था, मेरा जन्म, मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते थे, तो उनकी जन्मस्थली से उनको उतना ही प्यार है। सरहदें समाप्त होने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या नई पीढ़ी के आने पर ये उम्मीद बनी रहेगी? यानी नई पीढ़ी जब आएगी तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है क्या एक दिन वो समाप्त हो जाएगी? लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं। यानी कि भारतीय लोग आज भी पाकिस्तान से अच्छे संबंध रहना चाहते हैं, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका के रूप में पाकिस्तान सामने आए, तो निस्संदेह एक दिन जो इस सीमा पर जो रेखा खींची गई है वो रेखा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और हमारी बहुत सारी सरकारों ने ऐसे प्रयास किए हैं कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध रहे, पड़ोसी से अच्छे संबंध रहे, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। तो इस सफिया और सिख महिला के माध्यम से इस कहानी को स्पष्ट किया गया है। अब हम इस कहानी का सारांश समझते हैं। इस कहानी का हम सारांश समझते हैं। ये तो है कहानी की पृष्ठभूमि। देखिए, नमक कहानी, इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है सफिया। यानी जब भारत पाकिस्तान बना, सफिया का ससुराल हिंदुस्तान में था, वो लखनऊ में रहती थी, और सफिया अपने पड़ोसी के यहाँ भजन कीर्तन के लिए गई थी। सफिया ने एक सिख महिला को वह देखा, और सिख महिला को देखकर उसे अपनी मां की याद आई कि बिल्कुल मेरी मां जैसी लगती है, बिल्कुल मेरी मां जैसी लगती है। उस सिख महिला ने अपनी बहू से पूछा कि भाई ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? तो उसने बताया कि ये पास में रहती है और कल सुबह जो है ये पाकिस्तान जा रही है। कल सुबह कहाँ जा रही है? पाकिस्तान जा रही है। अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए वो पाकिस्तान जा रही है। और कीर्तन समाप्त होते ही वो सिख महिला जो है उस सफिया के पास आई और सफिया से कहा, साड़ा लाहौर, हमारा लाहौर कितना अच्छा लाहौर है, कितने अच्छे वहाँ के लोग हैं, कितनी अच्छी वहाँ की सभ्यता और संस्कृति हैं। वो इस संदर्भ में बातचीत करने लगी। तब उस सफिया ने कहा कि माँ, आप मेरी माँ जैसी हो, आपको अगर पाकिस्तान से कुछ मंगाना है, लाहौर से कुछ मंगाना है तो मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मेरे लिए लाहौरी नमक लिया है थोड़ा सा। क्या लिया ना? लाहौरी नमक लिया ना। अब सफिया जो है अगले दिन जो है पाकिस्तान के लिए रवाना हुई और पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ रही। वो उसके परिवार में माँ तो नहीं थी, माँ का तो देहांत हो चुका था, और उसके भाइयों ने करीबन 15 दिन तक वो वहाँ रही। 15 दिन तक का उसको मिला हुआ था कि 15 दिन वो रहकर आ सकती हैं। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, भाइयों ने, उसकी बहनों ने, उसके परिवार के लोगों ने, यानी सभी लोगों ने और भाइयों के बच्चों ने सफिया की खूब खातिरदारी की। और 15 दिन ऐसे बीत गए उसे मालूम ही नहीं चला। उसके बहुत सारे दोस्तों ने उसको उपहार दिए, किसी दोस्त ने किन्नू दिए, किसी ने क्या दिया। इस तरह से सफिया के पास सामान अधिक हो गया। अब सफिया जो है 15 दिन होने के बाद सफिया जो है वहां से नमक लेकर, क्योंकि उसने उस सिख महिला से वादा किया था कि मैं आपके लिए नमक लेकर आऊंगी, और चूंकि सफिया जो थी वो शहद थी, शहद लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो सफिया का भाई जो है बहुत बड़ा पुलिस अफसर था,
और उसने अपने भाई से पूछा कि मुझे नमक ले जाना है। तो सफिया के भाई ने मना कर दिया कि भाई आप नमक नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी है। और सफिया के भाई ने कहा कि हिंदुस्तान के हिस्से में पहले से ही बहुत नमक आया है। तब सफिया झुंझलाई कि जब बंटवारा हुआ किसके हिस्से में क्या आया, ये फालतू बातें मत करो, मुझे तो मेरी उस सिख माँ के लिए नमक ले जाना है। सफिया का भाई समझ नहीं पाया माँ कौन है क्या है, लेकिन सफिया ने जिद कर ली मुझे नमक ले जाना है। और तो सफिया के भाई ने समझाया कि बहन देख, हमारी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी, और कस्टम अधिकारी जो है पूरे सामान को बिखेर देंगे, आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि गैर कानूनी है, आप नमक नहीं ले जा सकते हो। लेकिन सफिया ने कहा कि इस मोहब्बत के पैगाम को मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं इसको खुलेआम ले जाऊंगी। और सफिया ने जब मन के स्थान पर बुद्धि काम करती है तो वो कुछ न कुछ करती है, वो चीज ले जाती है। कई बार भावना के स्थान पर जो बुद्धि काम करती है, बुद्धि के स्थान पर भावना काम करती है। तो उसने कहा मैं नमक ले जाऊंगी, और उसने पूरी रात जो है अपना सामान जो है पैक किया, सब सामान पैक कर दिया। अब उसके सामने दो चीजें थी, तो किन्नू और नमक, ये दो चीजें बाहर। सबसे पहले उसने किन्नू जो है एक बास्केट में डाले और किन्नू के नीचे नमक को छिपा दिया। सफिया ने सोचा कि जब मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी, सफिया ने सोचा जब मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी तो उस समय बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान से केले जो है पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान के किन्नू जो है हिंदुस्तान जा रहे थे। तो क्यों ना मैं भी इस किन्नू के नीचे नमक की पुड़िया ले जाऊंगी, क्योंकि केलों की किन्नू की कोई जांच नहीं होती, उस सामान को कोई चेक नहीं करता है, और नमक वो लेकर जाएगी। और फिर सफिया जो है रात्रि को सोती हैं, सपने देखती हैं कि पाकिस्तान में उसके रहने वाले 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, भतीजे भतीजिया सब उसको याद आ रहे सपने में। कल उसको लाहौर से जाना है, शायद फिर वह ना आ सके, और उसे इकबाल का मकबरा याद आता है, लाहौर का किला याद आता है, और उसको ये सारे दृश्य जो हैं उसकी आंखों के सामने याद आती हैं। अरे जब उसको सपना आता है तो उसके भाई के बच्चों की, लाहौर के किले की, इकबाल के मकबरे की, वो सारी बातें उसको याद आती हैं। अचानक उसकी नींद खुलती है, सफिया की अचानक नींद खुलती है, और अपने उसके हाथ में उसका हाथ जो है कीनों की टोकरी पर पड़ता है, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था, यानी जिसने किन्नू दिए थे उसने कहा था कि किन्नू जो है भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है, भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है। क्योंकि किन्नू जो है संतरे और माल्टे से मिश्रित करके बनाई गई फल है किन्नू, जिसको भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। अब सफिया को अगले दिन जाना था, वह उसके भाई ने उसका दिल्ली तक टिकट लिया था कि बहन आराम से जा सके। उसके परिवार को लोग उसको पाकिस्तान बॉर्डर तक, जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक उसको छोड़ने गए, और सफिया जो है फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी हुई थी।
फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसके भाई ने दिल्ली तक का टिकट दे दिया था। वो सोच रही थी कि आसपास टहल रहा है लोगों में, उसी लोगों को जानती थी जो उसके परिवार के लोग थे। और उसकी बार बार उसकी नज़र जो है उस किन्नू पर थी जिसमें वो मोहब्बत का पैगाम छिपा हुआ था। वो सारा मोहब्बत का पैगाम छिपा हुआ था, उसमें जो नमक छिपा हुआ था, क्योंकि उसने सिख महिला से जो वादा किया था। अब सफिया का सामान जो है सबसे पहले कस्टम के लिए गया, यानी जांच के लिए गया। कस्टम अधिकारी उसको जांच के लिए सामान लेकर गए और सफिया जो है जो ही उसका सामान कस्टम में जांच कर जाता है तो वो बादामी कलर की जो पुड़िया थी, बादामी कलर की जो पुड़िया थी नमक की, वो बाहर निकाल देती है। वो बाहर निकाल देती है सफिया। उस पुड़िया को वो बाहर निकालती है कि इस मोहब्बत के पैगाम को मैं चोरी चुपके लेकर नहीं जाऊंगी, और उस पुड़िया को वो अपने हैंडबैग में रखती है, अपने हैंडबैग में रखती हैं और सीधी वो कस्टम अधिकारी के पास चली जाती है। वो कस्टम अधिकारी के पास चली जाती हैं और उसको सारी बात बताती हैं, उसको सारी बात बताती हैं। अब सारे सामान की जांच हो गई, सामान जेल की तरफ चला गया। सफिया कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी। सफिया ने जो है नमक कस्टम अधिकारी को बताया कि मैं इस मोहब्बत के पैगाम को लेकर जा रही हूँ। अब वो कस्टम अधिकारी जो है वो बताता है कि मेरा वतन भी दिल्ली है। पाकिस्तान में रहने वाला जो कस्टम अधिकारी है वो कहता है बहन जी मेरा वतन भी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। और उसने जो है सफिया के हैंडबैग को मेज पर रखा, नमक की पुड़िया निकाली, उसके सामने रखी तथा उसे सब कुछ बता दिया सफिया ने। और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो है उसने सारी बातें सुनी, पुड़िया को लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में वापस रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम के इस पार इस तरह से गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने सफिया से कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहना। क्या कहना? जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहना तथा सिख बीवी को भी संदेश देना। उस सिख महिला के लिए जिसके लिए आप नमक ले जा रही हो, उनको कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा है, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब सफिया उस कस्टम से निकल गई और निकलते ही जब रेलगाड़ी जो है अटारी रेलवे स्टेशन पहुंची, अटारी रेलवे स्टेशन जब पहुंची गाड़ी तो वहां पर जो है हिंदुस्तानी पुलिस जो है चढ़ जाती है। वहां पर अटारी से हिंदुस्तान की जो पुलिस है, फौज है, वो उस ट्रेन में चढ़ जाती है और सारे सामान की चेक होती है। और जब हिंदुस्तान की पुलिस वहां से चढ़ जाती है और जो ही अमृतसर आता है, अमृतसर पे ये गाड़ी रुक जाती है और अमृतसर पर इंडिया के जो कस्टम अधिकारी होते हैं, इंडिया के जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो सारे सामान की जांच करते हैं। तो सफिया ने वहां पर भी वो नमक नहीं छिपाया, उस मोहब्बत के पैगाम को नहीं छिपाया और वो नमक जो है वो लेकर जो है कस्टम अधिकारी के पास चली गई। और भारत में तैनात कस्टम अधिकारी जिसका नाम था सुनील दास गुप्त, उसने सुनील दास गुप्त को सारी बात बताई। सुनील दास गुप्त ने सफिया को लेकर वो एक कमरे में ले गए और कमरे में ले जाकर एक पुलिस वाले को बुलाया और पुलिस वाले से कहा वो चाय ले आना। पुलिस वाले से क्या कहा? वो चाय लेकर आ जाना। इस तरह से वो पुलिस वाला चाय लेने के लिए चला जाता है और सफिया जो है सुनील दास को सारी बात बताती है। सुनील दास जो गुप्त हैं
जब सपिया उससे पूछती है कि आपका वतन कौन सा है, तो वो अपना वतन बताता है ढाका। क्या बताता है? ढाका। यानी देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला कस्टम अधिकारी वो भी विस्थापित है और वो अपना वतन का बता रहा है ढाका, कि बहन जी मेरा वतन ढाका है। और इस तरह से इन दोनों में बातचीत होती है और वो कस्टम अधिकारी अपनी अलमारी से बुक निकालता है और बुक पर जो है, एक तरफ जो है बुक पर जो है बांग्ला के जो क्रांतिकारी कवि हैं नजरुल इस्लाम की तस्वीर लगी हुई है बुक पर, और उस बुक पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946। शमसुल इस्माल जो बांग्ला के प्रसिद्ध कवि हैं, वो पुस्तक बताता है। तो और टैगोर साहब का भी जिक्र करता है कि आज भी बांग्ला में, बंगाल में जो है, बांग्लादेश में टैगोर साहब का जो है गीत जो है वो गाया जाता है। और उस पे जो पुस्तक पे लिखा हुआ था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946, ये लिखा हुआ था। और एक तरफ जो पुस्तक पर जो तस्वीर थी बंगाल की क्रांतिकारी कवि नजरुल इस्लाम की थी। सपिया ने सुनील दास से पूछा कि आपका वतन कौन सा, तो उसने बताया कि मेरा वतन क्या है? ढाका। मैं ढाका का रहने वाला हूँ। और जिस दिन सुनील दास गुप्त भारत आ रहे थे उससे 1 वर्ष पहले सुनील दास गुप्त जो है उसको उसकी सालगिरह पर ये बुक उसके दोस्तों ने दी थी। सुनील दास गुप्त ने कलकत्ता से पढ़ाई की थी, कलकत्ता से पढ़ाई की थी, लेकिन जब विभाजन हो गया, बांग्लादेश अलग बन गया, तो वो हिंदुस्तान में ही रह गए और हिंदुस्तान में कस्टम अधिकारी के पद पर तैनात थे और वो अपने वतन आते जाते थे। सपिया जो हैं उनकी बात सुनकर हैरान थी कि किसका वतन कहाँ पर, किसका वतन कहाँ पर। देखिए, भारत में रहने वाला जो कस्टम अधिकारी है उसका वतन जो है बांग्लादेश से ढाका है, और जो है पाकिस्तान में रहने वाला जो कस्टम अधिकारी वो कहता है दिल्ली मेरा वतन है, और वो सिख महिला जो कहती है कि लाहौर मेरा वतन है। तो ये विस्थापित वाली जो समस्या है वो कई बार सामने आती हैं। सुनील दास ने अपने ढाका की प्रशंसा की, सुनील दास गुप्त ने ढाका की प्रशंसा की कि ढाका में डाब बहुत प्रसिद्ध है। डाब है ना, कच्चा नारियल बहुत प्रसिद्ध है। सुनील दास ने अपने ढाका की प्रशंसा की कि हमारे यहाँ डाब जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। और फिर दोनों वहाँ से उठे और चलते वक्त उसने वो पुड़िया जो है, नमक की पुड़िया जो है सपिया को दे दी, और सपिया का बैग उठाया और वो आगे आगे चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे। कौन चल रहे थे? सुनील दास गुप्त आगे आगे चल रहे थे, सपिया जो है पीछे चल रही थी। जब वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सुनील दास गुप्त सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो सपिया जो है निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। जो निचली सीढ़ी थी, अंतिम सीढ़ी थी, वहां खड़ी थी। वो सोच रही थी सपिया कि किसका वतन कहाँ पर है। जब सपिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तब निचली जो अंतिम सीढ़ी थी, जैसे सीढ़ी है देखिए चलने की, ये जो है, तो सुनील दास गुप्त यहाँ खड़े थे, सपिया नीचे खड़ी थी और वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी और लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ पर है, वह जो इस कस्टम में है या उस तरफ है या इस तरफ है। यानी कि किसका वतन कहाँ पर है, किसका वतन कहाँ पर है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ।
ये बातें जो है सफिया के दिमाग में आ रही थी। इस तरह से ये कहानी हमारी यही समाप्त होती है। और सुनील दास गुप्त जो हैं वो कस्टम अधिकारी जो हैं सफिया को छोड़ने के लिए अमृतसर स्टेशन तक जाता है, सामान उठाता है और वो सामान पकड़ा देता है। और सफिया मन ही मन सोचती है कि किसका वतन कहाँ पर, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। इस तरह से ये कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी संदेश देती है कि मानचित्र पर लाइन खींचने से देश का बंटवारा नहीं होता। मानचित्र पर लाइन खींचने से देश का बंटवारा नहीं होता है, सीमा का विभाजन नहीं होता है। जब एक दिन दोनों देशों के लोगों में प्रेम इतना बढ़ जाएगा तो एक दिन जो है ये देश सीमा जो खींची हुई है वो स्वतः एक दिन समाप्त हो जाएगी। यानी कि आज भी भारत और पाकिस्तान के लोगों का खान पान, रहन सहन, उनकी गालियां सब एक जैसी हैं। फिर ये मानचित्र पर लकीर खींच देने से क्या होता है, धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बंद नहीं करता है तब तक ये चीजें समाप्त नहीं हो सकती हैं। हमने कई बार हमारी सरकारों ने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो ये कहानी जो है भारत पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं और जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनके दुख दर्द को हमारे सामने रखा गया है और उनकी जो मार्मिक संवेदना जो है वो हमारे सामने रखी गई है। ये कहानी यही समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।